अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे दो छोटे भाई थे, लेकिन वालिदैन उनसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। वो मुझे हर सूरत ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना चाहते थे। बाबा जान तालीम के मामले में रोशन ख्याल वाक़े हुए थे। कहते थे कि महरीन को बहुत पढ़ाऊँगा ताकि मेरी बेटी ज़माने का मुकाबला कर सके। लेकिन मैं शुरू दिन से पढ़ाई से जी चुराती थी, तालीम को एक मशगला समझती और स्कूल महज सहेलियों के साथ वक्त गुजारने जाती थी। मेरी तालीमी हालत काबिल रहम थी, लेकिन उस्तानिया मेरे वालिद का लिहाज करते हुए मुझे कुछ नहीं कहती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने मैट्रिक किया। बाबा जान कॉलेज में दाखिला दिलवाना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। खुश थी कि अब पढ़ाई से जान छूटी। सुबह सवेरे बेदार होने से जो उलझन होती थी ना रही। अब अपनी मर्जी से उठती, अपनी मर्जी से सोती। भाई स्कूल चले जाते तो घर अकेले बैठ रहने से बोरियत होती। जी चाहता किसी से बातें करूं, कोई हमारे घर आए या मैं किसी के घर आऊं जाऊं, लेकिन वालिदा किसी के घर जाने नहीं देती थी। मैं खिड़कियों से तांका झांकी करके दिल बहला लिया करती थी। हम एक आम से मोहल्ले में रहते थे। सामने चौधरी दीन मोहम्मद का मकान था। मकान क्या था, एक बहुत बड़ा आरास्ता व पैरास्ता बंगला था। ये जिम्मेदार थे। देहात में भी शानदार हवेली थी। वो कभी देहात में रहते और कभी शहर में। उनके बच्चों को शहर में रहना पसंद था, सो उन लोगों का आना जाना लगा रहता था। हमारे मकान की छत पर एक कमरा था, जिसकी खिड़की उनके घर के बालाई मंजिल पर बने हुए उस कमरे के ऐन सामने खुलती थी, जिसमें चौधरी साहब का जवां साल बेटा मेहर हयात रहता था। वो अपने कमरे की खिड़की के ऐन सामने मेज कुर्सी रखे पढ़ता रहता था। जब मैं चौबारे से झांकती, उसकी नज़रें मेरी जानिब उठ जाती। मैं उसको देखकर बुरा सा मुंह बना लेती। हालांकि वो खूबसूरत था, मगर मैं खुद को जाने क्या समझती थी। मुझे अपनी सूरत पर नाज था कि मैं भी तो खूबसूरत थी। उनकी मुलाजमा का नाम शादो था। एक रोज़ वो हमारे घर आई तो मैंने उससे कहा कि अपने छोटे साहब से कहो कि वो अपनी मेज़ कुर्सी खिड़की के सामने से हटा ले। जब भी मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ, सामने बैठा मुझे बुरा लगता है। अगले रोज़ शादो आई, कहने लगी, बीबी साहब ने कहा है कि मैं अपने घर में जहाँ बैठूं और जहाँ मर्जी कुर्सी डालूं। अगर उस लड़की को इतनी तकलीफ है तो मत देखा करे खिड़की से। लड़कियों का ताक झांक करना कोई अच्छी बात नहीं। इस जवाब से गोया मेरे तन बदन में आग लग गई। कलम कागज उठाया और उसे मगरूर बदलिहाज पड़ोसी और जाने क्या कुछ लिखकर पर्चा शादो के हाथ में पकड़ाकर कहा कि उसे दे दो। मुझे उम्मीद है कि अगर शर्म वाला हुआ तो अपनी खिड़की बंद रखेगा। वो वाकई शर्म वाला निकला। उसने अपनी खिड़की बंद कर ली, जो उसकी टेबल के सामने थी। एक दो दिन तो मुझको अपनी फतह का एहसास हुआ, लेकिन इसके बाद जिंदगी कुछ बेरंग महसूस होने लगी। अब खिड़की से झांकने में मज़ा नहीं आता था। मैं उदास रहने लगी। ताक झांक में भी दिल न लगा। अब यकीन हो गया कि मैं दरअसल उसी की खातिर चौबारे पर आती थी। इस बार शादो आई तो मैंने एक माजरतनामा लिखा कि आप तो वाकई बहुत अच्छे और लिहाज वाले पड़ोसी हैं। गलती मेरी ही है, आपका घर है, आपका जहाँ जी चाहे बैठें। बेशक खिड़की खोलकर पढ़िए। आपकी खिड़की मुसलसल बंद देखकर मेरा दम घुटने लगा है। जब किसी लड़के को पता चल जाए कि कोई लड़की उसकी खातिर चौबारे पर आके झांकती है तो वो कब आराम से रह सकता है। सो अगले ही रोज मेहर हयात ने खिड़की खोल दी। उसकी खिड़की खोली देखकर मेरी जान में जान आ गई। इसके बाद उनके घर की मुलाजमा हमारे घर कभी कुछ लेकर आने लगी। मेरी सीधी सादी माँ को क्या खबर कि अचानक चौधरी साहब के घर वाले क्यों हम पर मेहरबान हो गए हैं। वो यही समझती थीं कि साहब हैसियत घराना है, लिहाजा हक हमसायगी अदा करने के लिए कभी पुलाव की ट्रे और कभी हलवे की डिश आ जाती है। जवाब में अम्मी भी कुछ न कुछ भिजवा देती, लेकिन शादो जानती थी कि ये इनायतें चौधरी साहब के घर से कौन करता है। वो जब पकवान की सीनी अम्मी को देती, मेरी माँ बर्तन खाली करने बावर्ची खाने चली जाती, तभी वो मुझको मुट्ठी में पर्चा पकड़ा देती। अम्मी को मालूम था कि चौधरी साहब के घर की खवातीन मोहल्ले में कहीं नहीं जाती, लिहाजा वो भी उनके घर नहीं जाती थी। अक्सर मेहर हयात के घर वाले गांव चले जाते। सिर्फ हयात घर पर रह जाता क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ रहा था। मैंने भी उन्हीं दिनों कॉलेज में दाखिला ले लिया।
1 साल घर बैठने के बाद बोरियत इतनी हो गई कि ख्याल आया कॉलेज में दाखिला ले लूँगी तो घर से बाहर निकलने का कोई बहाना हाथ आ जाएगा। मैं किसी सूरत लोगों में जाना चाहती थी, उनसे गपशप बातचीत करना चाहती थी। ये तभी मुमकिन था जब कॉलेज के लिए घर से निकलती। हयात को इल्म था कि मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है, उसे मेरे कॉलेज का भी पता था। बस जो दास्तान खिड़की से शुरू हुई वो अब रेस्टोरेंट और पार्कों तक जा पहुंची। उन्हीं दिनों हयात के घर वाले गांव चले गए। उनके बड़े से घर में उधेड़ उम्र मुलाजमा शादो और एक नौकर के साथ वो अकेला रह रहा था। ये नौकर शादो का रिश्तेदार था। हयात का वालिद एक अमीर आदमी था, उसे रुपए पैसे की परवाह ना थी। उसने कई बार मुझे कीमती तोहफे दिए जिनको मैं अम्मी से छुपा कर रखती थी। मेरे वालदैन तो इस कदर सीधे थे कि वो सिर्फ मुझको हर हाल खुश देखना चाहते थे। कभी उन्होंने नहीं पूछा कि कॉलेज क्या करने जाती हो, पढ़ती भी हो या नहीं। उन्हें कोई इल्म न था कि उनकी लाडली किस डगर पर चल रही है। हयात का घर खाली रहता था। वो नौकर को किसी बहाने बाहर भेज देता, शादो खाना पकाती रहती और हम दोनों तन्हाई में घंटों बैठे बातें करते रहते। मैं उनके घर के अकबी दरवाजे से जाती थी, तभी किसी को इल्म नहीं हो सका कि मैं हयात से मिलती हूँ। इंटरमीडिएट के बाद हयात ने पढ़ाई छोड़ दी। मैं भी कॉलेज कहाँ जाती थी, घर से निकलती तो अकबी गली से हयात के घर चली जाती। घर इतना बड़ा था कि अचानक कोई आ जाता तो पता भी ना चलता कि कोई दूसरा मकान में मौजूद है। आखिर वालदैन को सुनगुन हो गई। आम हालात में वो कब मेरी शादी हयात से करने पर राजी होते, लेकिन शादो ने मेरी माँ को समझाया और बाखबर कर दिया कि अब मजीद गफलत आपकी बदनामी ही नहीं बर्बादी का बायस होगी। शादो के बाखबर करने और हालात की संगीनी को देखते हुए अपनी इज्जत की खातिर उनको सब्र का घूंट भरना पड़ा। हयात के वालदैन राजी ना हुए। हमने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी की इत्तला चंद माह बाद चौधरी साहब और उनके घर वालों को हुई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। देहात वालों के अपने मफादात होते हैं, लेकिन वो भी बेबस हो गए क्योंकि हयात ने दिलेराना कदम उठा लिया था। वो लोग उस वक्त तक घर नहीं लौटे जब तक मैंने बेटी को जन्म नहीं दे लिया। जब इल्म हुआ कि मैं एक बेटी की माँ बन गई हूँ तो वो लोग आ गए और उन्होंने मुझे मेरी माँ के घर भेज दिया और हयात पर दबाव डालने लगे कि वो मुझे तलाक दे दे, वरना उसको जायदाद से आग करके घर से निकाल दिया जाएगा। हयात की उम्र 22 साल थी। वो भी कमाने के लायक भी नहीं था, वालदैन के आगे नहीं ठहर सकता था। वो एक कम तालीम याफ्ता और अखराजात के मामले में मोहताज शख्स था। उसके पास रहने का ठिकाना भी नहीं था। वो बीवी और बेटी की कफालत नहीं कर सकता था। ये जो ऐश था वो उसके वालदैन की मरहूने मिन्नत था। उसके वालिद ने उस पर इतना दबाव डाला कि उसे मुझको तलाक देते ही बनी। मेरे वालदैन भी मुझसे खफा थे, लेकिन वो मुझको दुख में भी नहीं देख सकते थे। आखिर वालदैन के घर ने ही मुझे पनाह दी। चौधरी साहब बेटे को गांव ले गए और उसकी शादी अपनी भतीजी से कर दी और दोबारा लौट कर नहीं आए। मैं 3 साल वालदैन के साथ रही। फिर वालदैन ने एक अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी आसिम से करा दी। वो एक सरकारी महकमे में मामूली ऑफिसर थे। अम्मी ने मेरी बच्ची को अपने पास रख लिया। मैं दूसरी शादी पर आमादा ना थी, मगर माँ बाप के इसरार से मजबूर हो गई। आखिर जिंदगी तो गुजारनी थी, जिसके लिए एक जायज़ सहारा लाजमी था। आसिम अच्छे इंसान निकले। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। किसी किस्म की उन्होंने मुझे तकलीफ़ नहीं दी। मेरे पास ज़रूरत की हर चीज़ थी। जब भी बच्ची की याद सताती, आसिम अम्मी के घर जाकर उसे ले आते। वो अम्मी से हिली हुई थी। 2-4 दिन हमारे पास बमुश्किल रहती और वापस जाने की जिद शुरू कर देती तो आसिम उसे पहुंचाने जाते। यूं ही वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि मैं आसिम के 2 बच्चों की माँ बन गई। बच्चों की वजह से आसिम को भी दिल ने कबूल कर लिया। उनके घर को मैंने अपना घर तस्लीम कर लिया और यही घर अब मेरे लिए जन्नत का गहवारा बन गया। बेटी फरीहा की कमी ज़रूर महसूस होती, क्योंकि वो कभी अम्मी के पास और कभी मेरे पास होती थी। अब वो बड़ी हो गई थी, स्कूल जाती थी। उसे इल्म था कि आसिम उसका सौतेला बाप है। इस बात से वो कुछ अपसेट रहती थी। ताहम आसिम दिल के अच्छे थे। वो फरीहा और अपने बच्चों में फ़र्क महसूस नहीं करते थे।
काफ़ी अरसा तक मुझे हयात के बारे में इल्म ना हो सका और ना ही वालदैन ने कभी कुछ बताया। हयात ने तालीम मुकम्मल की और ऑफिसर लग गया। इत्तफाक के उसका तबादला उसी जगह हुआ जहां हम रहते थे। एक दिन किसी ने उसे बताया कि तुम्हारी बच्ची फरीहा बड़ी हो गई है और फलां स्कूल में पढ़ती है। उसे बच्ची की मोहब्बत ने खींचा। अम्मी उसे लेने स्कूल गई हुई थी। अम्मी को उसने सलाम किया और बच्ची की खैरियत पूछने लगा तो उन्होंने अखलाकन जवाब दिया कि ठीक है। वो स्कूल में हयात को दुत्कार नहीं सकती थी कि उनकी नवासी का बाप था। हयात की हिम्मत बढ़ी, उसने बेटी को प्यार किया और कहा कि मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कुदरती तौर पर बच्ची बाप की तरफ माइल होने लगी। उसके बाद हयात फरीहा को देखने अक्सर स्कूल जाने लगा। इस पर अम्मी ने कहा कि तुम बच्ची से स्कूल के गेट पर मत मिला करो। स्कूल के दीगर बच्चे मेरी नवासी से मुख्तलिफ किस्म के सवालात करेंगे। बेहतर है कि तुम इसको घर आकर मिल लिया करो। हयात को तो बहाना चाहिए था। वो हर 15 रोज बाद आध घंटा अम्मी के घर फरीहा के साथ गुजारने लगा। वो उसको अपने साथ बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन अम्मी ने इसकी इजाज़त ना दी। वालिद साहब तो नवासी के रिश्ते से मजबूर थे, लेकिन मेरे भाइयों को उसका आना नागवार गुजरता था। मैं अपने खाविंद के साथ उन दिनों लाहौर में रहती थी, इसलिए कुछ अरसे तक मुझे इस बात का इल्म ना हो सका। एक दिन जब फरीहा मेरे घर आई तो उसने बताया कि उसका वालिद उससे मुलाकात के लिए आता है। पहले तो मैंने सोचा कि मना करूं, फिर ख्याल आया कि हयात साहब जायदाद है, दौलतमंद आदमी है, क्यों ना मैं बेटी को बाप से मिलने दूं। कम अज़ कम इस तरह मेरी बच्ची को अपने बाप से जायदाद का हिस्सा तो मिल सकेगा। मेरे दिल में यही लालच आ गया और मैं खामोश रही। एक दिन जब अम्मी के घर गई हुई थी, हयात भी फरीहा से मिलने आ गया। वो अपनी बेटी के लिए कपड़े और कुछ तोहफे लाया था। मेरे वालदैन खामोश थे कि ये बच्ची का बाप है, बच्ची पर इसका और इस पर बच्ची का हक है। अगर हमने इसको अपने घर पर इसकी बेटी से मिलने को रोका तो ये कहीं इसे ले ही ना जाए। अम्मी के घर मेरा हयात से इत्तफाकन सामना हो गया तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो पहले से ज़्यादा स्मार्ट और हसीन हो गया था। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी उदास हो गई। माजी की यादों ने हम दोनों को घेर लिया। मुद्दत बाद एक दूसरे को देखकर वो चिंगारी फिर से सिलग उठी जो बरसों पहले दब गई थी। अब उसने मुझसे अपनी बेटी के जरिए राब्ता कर लिया। पहले फ़ोन किया, फिर मिलने को इसरार करने लगा। मैं अपने पुरसुकून हाल को भूलकर फिर से खोए हुए माजी की तलाश में सरगर्दा हो गई। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन इंसान तो है खता का पुतला। गर्ज हमारी भूली हुई कहानी में फिर से जान पड़ गई। हम फिर से एक दूसरे के लिए बेताब रहने लगे। हालांकि मैं आसिम के 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और वो भी अपने ख़ानदान में 2 बच्चों का बाप बन चुका था, लेकिन हम मोहब्बत की गुम हो चुकी राहों पर भटकने लगे। हमने फिर से सारे रिश्ते, सारे अखलाकी तकाजे और उसूल भुला दिए। मैं अपना जन्नत जैसा घर, सीधा सादा मोहब्बत करने वाला शौहर भुलाकर फिर से हयात की दीवानगी में सीधी राह से गुम करदा राही हो गई। मेरे वालदैन को इल्म न था कि हम दोबारा मिलने लगे हैं। अब मैं अपनी मर्जी की मालिक बन चुकी थी। दिन रात अपने शौहर से लड़ती, बात बात पर उलझती। आसिम जो काम कहते उलट करती। वो हैरान थे कि मुझे क्या हो गया है। वो जितना मुझे मनाते मैं उतना उनसे उलझती, उनको सताती। आए दिन लड़ झगड़ कर माँ के घर चली जाती। यहाँ आकर हयात को सबसे चोरी छुपे फ़ोन करती और मिलने चली जाती। अब हम फिर से एक होने के मंसूबे बनाने लगे। आसिम के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो सोच भी न सकते थे कि मैं दोबारा अपने साबिक शौहर की मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊंगी, कि जिसने मुझे तलाक बिना कसूर दे दी थी और अपना हंसता बसता घर उजाड़ दूंगी। उन दिनों मुझ पर जुनून सवार हो गया था। लगता था कि मैंने कभी अपने साबिक शौहर की मोहब्बत को भुलाया ही नहीं था। वो मोहब्बत जिसको ज़माने ने ज़बरदस्ती छीन लिया था। कुछ दिनों के लिए हालात की शिद्दत में डूबकर सो गई थी, मगर मरी नहीं थी। तभी तो मैं आज एक बार फिर सब कुछ बर्बाद करके दोबारा उस शख्स की हो जाना चाहती थी। हर कीमत पर अपने खोए हुए माजी को जिंदा करके उसे हाल और फिर मुस्तकबिल में बदल देना चाहती थी। हयात का कहना था कि उस वक्त मैं बेबस और मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था। मगर आज हालात वैसे नहीं हैं।
आज मैं खुद मुख्तार और बाइख्तियार हूँ। जायदाद से अपना हिस्सा ले चुका हूँ। तालीम मुकम्मल करके ऑफिसर हो गया हूँ। आज मैं जैसी चाहे ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। अगर तुम तलाक लेकर दोबारा मेरी हो जाओ तो मैं दोबारा इस जन्नत को पालूंगा जो मैंने खुद से नहीं छोड़ी थी, बल्कि मुझसे ज़बरदस्ती छीन ली थी। हयात के दिल में एक सुलगते हुए जख्म की तरह अब भी मैं मौजूद थी। वो झूठ नहीं कहता था, मुझको हासिल करना चाहता था, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, जबकि हालात ने मुझे एक और शख्स के साथ बांध दिया था जिसका इस सारे किस्से में कोई कसूर नहीं था। इंसान कभी कभी इतना खुद गर्ज हो जाता है कि उसको सिर्फ अपनी खुशी का हुसूल याद रहता है। हयात भी खुद गर्ज बन गया था। वो ये भूल गया था कि उसने मुझे खुद तलाक दी थी, तभी मैं किसी और की बीवी बना दी गई थी और अब मैं किसी और की बीवी और उसके 2 बच्चों की माँ भी थी। लेकिन हयात इतनी बड़ी हकीकत को खातिर में ना लाकर मुझको उकसाता। मैं उसके हाथों में खिलौना बनती जा रही थी। पहले पहल मेरे झगड़ों से भी आसिम को अंदाज़ा ना हुआ कि उनकी दुनिया जलने वाली है। वो सीधे सादे इंसान थे। मैं जिस कदर तंग करती वो और ज़्यादा मुझको खुश करने की कोशिश करते। वो गहरी सूझबूझ के मालिक ना थे। रोज़गार के चक्कर में सुबह के गए शाम को लौटते। उनको कैसे इल्म होता कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आखिरकार मुझे ही उनको बताना पड़ा कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि उनसे तलाक चाहती हूँ। सच बेशक कड़वा सही, मगर मैं अपने पहले शौहर को अभी तक नहीं भुला सकी और अब उसी के साथ दोबारा ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के वालिद से दोबारा शादी करके उसको उसके बाप का घर देना चाहती हूँ। मेरी बातें सुनकर आसिम पर बिजली गिर पड़ी। वो सख्ते में रह गए, जैसे सांस लेना भूल गए हों। रो पड़े। बहुत मिन्नत समाजत की। बोले, मैं जानता हूँ इंसान ज़बरदस्ती किसी के साथ ज़िंदगी गुजार कर खुश नहीं रह सकता, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल करो। इधर तुम्हारी एक बेटी है और यहाँ 2 बच्चे हैं। क्या तुम्हें इनका भी ख्याल नहीं है? इनसे इनके माँ बाप मत छीनो। मेरे साथ गुजारे दिन याद करो। कुछ तो मेरी भलाइयाँ याद कर लो। लेकिन मुझ पत्थर दिल पर कोई असर ना हुआ। मैंने कहा, ज़बरदस्ती मुझे बांधे रख सकते हो तो रख लो, मगर मेरा दिल तुम्हारे साथ नहीं है। बेहतर है कि मुझे आज़ाद कर दो। उन्होंने उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली और चंद दिन बाद इस शर्त पर तलाक दे दी कि मैं बच्चे साथ ना ले जाऊंगी। मैंने ये शर्त भी मंजूर कर ली। तब मुझे हयात के सिवा कुछ नज़र ना आता था। तलाक से मेरे वालिदैन बहुत दुखी हुए, लेकिन मैं खुश थी। इद्दत मैंने अपनी फूफी के घर गुजारी और हयात से निकाह कर लिया। इस बार निकाह में मेरे वालिदैन शरीक ना हुए, मगर मैं तो अपने मकसद को पाकर इस कदर खुश थी कि आसिम के बच्चों को भी भुला दिया, जैसे मैंने उनको जन्म ना दिया हो। मुझे याद थी तो बस फरीहा, जो अभी तक मेरी वालिदा के पास थी, लेकिन मैंने माँ बाप को कितना दुखी कर दिया है। हयात ने मुझे अलहदा घर लेकर उसको सजा संवार आरास्ता पैरास्ता करके दिया। मैं उसमें रहने लगी। फरीहा को अपने पास बुला लिया। हयात कुछ दिन बीवी के पास जाते, फिर मेरे पास आ जाते। कुछ अरसा ये सिलसिला चला। आखिर मेरी सौतन को पता चल गया कि हयात ने मुझसे दोबारा शादी कर ली है। जब मैंने हयात के बेटे को जन्म दिया तो मेरी सौतन ने कहा कि तुम 2 हिस्सों में बंट गए हो, बेहतर है कि महरीन को यहाँ ले आओ। इस तरह कम अज़ कम हम अकेले होंगे और न तुम्हारे बच्चे वहाँ अकेले होंगे। हयात भी यही चाहते थे, लिहाजा वो मुझे सौतन के पास ले गए और मैं भी उसी घर में रहने लगी। हयात से शादी के 2 साल बाद अचानक ही मेरे दिल में किसी खला ने जन्म लिया और अब मुझे रह रह कर एहसास होने लगा कि मैंने आसिम से तलाक और हयात से दोबारा शादी करके सख्त गलती की है। आसिम का घर सारे का सारा मेरा था, उसका प्यार भी मुकम्मल ही मेरा था। वो बना हुआ ही नहीं था, उसमें कोई और शरीक नहीं था, लेकिन यहाँ मामला दूसरा था। हयात के घर की असल मालिका उसकी ख़ानदानी बीवी थी। मैं उसमें मामूली हिस्सेदार बनी हुई थी। हयात का प्यार भी बटा हुआ था। यहाँ आकर मुझे वाज़े तौर पर एहसास हो गया कि जो मकाम मेरी सौतन को हासिल था वो मुझे नहीं है। उसके बच्चों के ख़ानदान में जो हैसियत और अहमियत थी वो मेरे बच्चों की नहीं है। हयात और उसका पूरा ख़ानदान उसकी ख़ानदानी बीवी के बच्चों को ज़्यादा अहमियत देते थे। हयात खुद भी अपनी दूसरी बीवी के बच्चों को ज़्यादा अहमियत देते थे, जिसकी वजह से मेरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो रहे थे।
अम्मी जान बताती थीं कि आसिम उजड़ कर रह गया है और बच्चे माँ के लिए तड़पते और याद करके रोते हैं। जब मैं ऐसी बातें सुनती तो मेरा दिल बैठ जाता और कभी कभी तो धड़कना ही भूल जाता। आखिर मैं औरत थी, एक माँ थी, कब तो खुद पर जबर कर सकती थी। 2 मासूम बच्चे मेरी याद में दिन रात तड़पते थे, मुझे बुलाते थे और मैं उनसे ना मिल सकती थी। एक दिन जब मेरा दिल बहुत उदास हुआ तो अपने उन बच्चों से मिलने चली गई। वो मुझसे लिपट गए, बहुत रोए, कहते थे अम्मी हमें छोड़कर मत जाना। लेकिन मेरी मजबूरियां मेरा रास्ता रोकती थी। किस दिल से उनको खुद से जुदा करके पलटी, ये मेरा दिल जानता है। इसके बाद मेरा दिल किसी चीज में नहीं लगता था। अब मुझे हयात की सूरत भी अच्छी नहीं लगती थी। सोचती कि यही मेरा मुजरम है जिसने मुझे बर्बाद किया, घर बार छोड़ने पर उकसाया और अपने दिल की बर्बादियां आबाद करने के लिए सब्ज बाग दिखाकर मेरा घर लूट लिया। मेरे बच्चे मुझसे जुदा कर दिए। किसी तरह मेरी सौतन को इल्म हो गया कि मैं अपने उन बच्चों से मिलने जाती हूँ। उसने हयात को इस बात से आगाह कर दिया। उन्होंने मुझ पर सख्त पाबंदी लगा दी। अब मैं घर से नहीं निकल सकती। उन्होंने मुझे कैद कर दिया। आज मेरे पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद है, लेकिन दिल का सुकून नहीं है। मैं अपने बच्चों से मिलने से माजूर थी, उनके लिए रोती, लेकिन अब रोने से क्या हासिल। मैंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी, किसी और को क्या इल्जाम दूं। खुदारा लड़कियों, कभी किसी लड़के की बातों में आकर ऐसे अपना घर बर्बाद ना करना। आज मैं कहती हूं ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। दोस्तों, कैसी लगी आज की सबक आमूज कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।